ओके यस सरकार नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई सही चल रही है। एंड सर माहौल आपके एंड पे बने जा रहा है हर चैप्टर का। एंड सर अच्छे से आपके एंड पे आप रिवाइज कर रहे हो। एंड सर सर ये लेक्चर से आपको डेफिनेटली फायदा हो रहा है। एंड सर अगर ये फायदा आपको मिल रहा है इन फास्ट ट्रैक लेक्चर से तो सरकार डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स और एक लाइक एंड सर कमेंट तो बनता ही बच्चों। आइए बच्चों अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं क्या सर, रिटर्न्स अंडर जीएसटी। तो सर जीएसटी के कई सारे पॉइंट्स रिगार्डिंग रिटर्न्स जब रेस्पेक्टिव टॉपिक्स आए तब हमने कुछ कुछ लिंक करके बात करी है। पर सर इस चैप्टर के अंदर सर पूरा चैप्टर एज अ होल यहां कवर हो जाएगा। सारे टॉपिक्स रिगार्डिंग रिटर्न्स अंडर जीएसटी यहां कवर होंगे। सरकार ध्यान दीजिए मालिक। चैप्टर नंबर 14 रिटर्न्स अंडर जीएसटी। सबसे पहला लिस्ट मैंने दे रखा है इसके अंदर कौन कौन से रिटर्न्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमको सबमिट करने पड़ते हैं सर, और पीरियडिकली क्या फाइल करना पड़ता है, कब तक फाइल करना पड़ता है बच्चों। ओके तो सर ये लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स और रिटर्न्स और फॉर्म्स और पीरियोडिसिटी एंड ड्यू डेट वगैरह आपको यहाँ दे रखी है। सर किन किन को रिटर्न्स फाइल करने, स्टेटमेंट फाइल करने, ड्यू डेट क्या है उसकी पूरी लिस्ट दे रखी है। वैसे रेस्पेक्टिव टॉपिक जब आए थे हमने रेस्पेक्टिवली इन टॉपिक्स के बारे में बात करी थी, पर फिर भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट चैप्टर का एक साथ यहाँ पे एनालिसिस दे रखा है। आइए सबसे पहला पॉइंट सर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट जीएसटीआर 1। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। Sir, this is the statement of outward supply which is required to be furnished on monthly basis and due date of filing statement is 11। इसको रिटर्न नहीं बोलते बेटा, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। इधर से आप जीएसटीआर 1 सबमिट करेंगे एंड रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2 भी में क्रेडिट पहुंचती है अगर वो B2B सप्लाई है तो, और रेसिपिएंट को उसका आईटीसी मिलता है बेटा। हाँ है ना भाई, मंथली बेस पे फाइल करना पड़ता है। जीएसटीआर 1 का फॉर्म है, दिस इज नॉट कॉल्ड रिटर्न, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द जीएसटीआर 1। पर जिन लोगों ने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी, हम आगे पढ़ेंगे क्यूआरएमपी स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। जिन लोगों ने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है उनको जीएसटीआर 1 क्वार्टरली बेस पे फाइल करना पड़ता है एंड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 इज 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर। क्लियर। तो जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है उनके लिए 13th इज द ड्यू डेट। जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले रखा है या जो क्यूआरएमपी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है उनके लिए मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता है। 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट, और क्वार्टरली जिनके लिए उनके लिए 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर इज द ड्यू डेट। क्लियर सर, ध्यान देना बेटा। अब क्यूआरएमपी स्कीम के लिए कौन लोग एलिजिबल है, जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹5 करोड़, वो चाहे तो करंट फाइनेंशियल ईयर में क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हैं। जब तक उनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए क्रॉस नहीं होता तब तक दे विल रिमेन इन क्यूआरएमपी स्कीम। और डिटेल में बात करेंगे क्यूआरएमपी स्कीम की आगे जाके। पर अगर उन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम लिया है तो सर ऐसे केस में क्वार्टरली बेस पे वो चाहे तो जीएसटीआर 1 फाइल करने का ऑप्शन ले सकते हैं बेटा। क्यूआरएमपी स्कीम लिया है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे तो जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली फाइल करना है, क्वार्टरली फाइल करना तो 13th इज द ड्यू डेट बेटा। ओके मालिक, चलिए अदर रजिस्टर्ड पर्सन को मंथली बेस पे। अच्छा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर आप हो तो भी आपके लिए नॉर्मल जीएसटीआर 1 और नॉर्मल जीएसटीआर 3 भी होता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली हो तो देश के ही पर्सन ना यार बेटा। अपने देश के आदमी जो दूसरे स्टेट में जाके टेम्परेरी काम कर रहा है बेटा, इसलिए उसको भी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराते वक्त भी नॉर्मल फॉर्म है, रिटर्न के लिए भी नॉर्मल सारे फॉर्म्स है बेटा। जीएसटीआर 1, 3 भी आगे बात करेंगे। क्लियर सर। अब आइए रिटर्न्स। सर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है क्वार्टरली रिटर्न उसको फॉर्म नंबर जीएसटीआर 3B के फॉर्म में क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। एंड सर ड्यू डेट इज, सर कुछ स्टेट्स में 22nd इज द ड्यू डेट और कुछ स्टेट में 24th इज द ड्यू डेट आफ्टर द एंड ऑफ द रेस्पेक्टिव क्वार्टर। सर पर 22nd और 24th कौन से स्टेट में, वो आपको स्टेट का नाम याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम पर्पस के लिए बेटा। और हाँ, जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले रखा है, जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए 20 तारीख 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट। क्लियर। अच्छा, मान लो किसी महीने में आपने बिजनेस शुरू किया, 15 तारीख को बिजनेस शुरू किया है, 15 तारीख को यू गॉट रजिस्टर्ड, 15th ऑफ जनवरी को यू गॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो 15 से लेकर 31st तक तो पार्ट ऑफ द मंथ जो होगा उसके लिए आपको सर जीएसटीआर 1 फाइल करना है, जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है, और क्यूआरएमपी स्कीम लिया तो क्वार्टरली जो आपका सर 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का जो टर्नओवर होगा वो जीएसटीआर 3B के थ्रू फाइल करना पड़ेगा आपको बेटा। आए ना भाई, कोई खास बात नहीं। इसलिए हर जगह क्या मिलेगा आपको, और पार्ट ऑफ अ क्वार्टर इसलिए मिलेगा आपको बेटा। ओके मालिक, डन। तो इन केस ऑफ जीएसटी मंथली बेस पे जीएसटीआर 1 फाइल करना है, मंथली बेस पे जीएसटीआर 3B फाइल करना है अगर क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले रखा तो। जीएसटीआर 1 के लिए ड्यू डेट क्या है 11, 3B के लिए ड्यू डेट क्या है बच्चों, सर आपका 20 तारीख इज द ड्यू डेट। पर हाँ, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है तो सर जीएसटीआर 1 फाइल करने का ड्यू डेट क्या है बेटा, सर 13th
और सर अगर आपने QRMP स्कीम ले रखा है तो GST 3B फाइल करने का डेट क्या है बेटा? 22 कुछ स्टेट में, कुछ स्टेट में 24 ऑफ दी नेक्स्ट मंथ। क्लियर? डन। अब सर बात आता है क्या, सर ये फॉलोइंग कुछ स्पेशल 6 लोग हैं बेटा जिनके लिए सेपरेट रिटर्न दे रखे हैं। ये स्पेशल लोग हैं जिनको GST 1 फाइल नहीं करना है, जिनको GST 3B फाइल नहीं करना है। ना GST 1 फाइल करना, नहीं न GST 1 फाइल करना, नहीं 3B फाइल करना है। किन लोगों को? इन लोगों को। फर्स्ट, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को, क्योंकि इसके लिए एनुअली एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है GST 4। फिर NRTP को हम पढ़ेंगे, इनकी लिस्ट आगे दे रखिए बेटा। सर फिर TDS वाले को, TCS वाले को, देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD को, एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। जंगली रमी पर आओ ना महाराज, पहुंच गए लोग बेटा, है ना भाई। एंड सर OIDR सर्विस सप्लायर जो लोकेटेड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आउट ऑफ इंडिया से जो ऑनलाइन मनी गेमिंग खिला रहे हैं, और Netflix.com, इनके लिए रिटर्न का फॉर्म अलग दे रखा है। सर इनको GST 1 और 3B फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। अब इनके लिए स्पेशल रिटर्न कौन कौन से हैं वो आगे दे रखे हैं, देखते हैं। सबसे पहला, कंपोजिशन स्कीम जिस एसएससी ने ले रखा है, जिस भी एसएससी ने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है, उसको रिटर्न साल में एक बार ही फाइल करना, हमने पढ़ा हुआ आगे। एनुअली फाइल करना है, वो भी फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 जून या उससे पहले पहले ये 30 अप्रैल हुआ करता था, पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 से 30 जून इज द ड्यू डेट, और वही आपको याद रखना है बेटा। एनुअली फाइल करना पड़ेगा इवन इफ नो सप्लाईज हैव बीन मेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट ईयर। मतलब नील रिटर्न फाइल करो, पर फाइल जरूर करना बेटा आपको। क्लियर? पूरे साल में कोई टर्नओवर नहीं है। इनफैक्ट GST 1 और GST 3B पूरे महीने में, पूरे क्वार्टर में कोई टर्नओवर नहीं है, फिर भी नील GST 1 नील GST 3B फाइल करना पड़ता है। सेम वे नील GST 4 भी फाइल करना पड़ेगा अगर पूरे साल में कोई टर्नओवर नहीं, फिर भी बेटा। ये तो क्या साल में एक रिटर्न, पर सर पेमेंट इनको क्वार्टरली करना पड़ता है। सर थ्रू फॉर्म नंबर GST CMP 08 क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। इनको क्या करना है? क्वार्टरली GST CMP 08 फाइल करना है। दिस इज द कंपोजिशन स्कीम सप्लायर्स के लिए टैक्स पेमेंट करने के लिए फॉर्म दे रखा है बेटा। स्टेटमेंट कौन सा? GST CMP 08 फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ओके सर, इनको क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है, भले ही कोई सप्लाई नहीं है तो भी नील फाइल करना पड़ेगा, पर फाइल करना पड़ेगा सर। ओके मालिक, क्लियर, डन। सरकार ये होता है 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। ये सब बातें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, हम तो जस्ट इनको रिवाइज करें एक तरह से। फिर NRTP को, रजिस्टर्ड NRTP, सर उसको क्या करना पड़ेगा? मंथली बेस पर GST 5 फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, हर जगह मंथली और पार्ट ऑफ द मंथ लिखा है, क्वार्टरली और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लिखा है, ठीक है सर, वो मैं आपको ऑलरेडी फंडा समझा चुका हूं। ओके सर, ड्यू डेट क्या बेटा इनका भी? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, या फिर इनका रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी जब खत्म हो रहा है, पहुंचता है ना सर 15 दिन के लिए आया इंडिया के अंदर, ये पहुंचता है सर कुछ दिनों के लिए आया इंडिया में, तो जब रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी खत्म हो रहा है उसके 7 डेज के अंदर अंदर, या 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच एवर इज अर्लियर, 7th डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, और 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच एवर इज अर्लियर इज द लास्ट डेट जब तक इनको GST 5 फाइल करना पड़ता है रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को बेटा। फिर TDS वालों को हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, GST 7 फाइल करना पड़ता है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह 2% TDS काटा इन्होंने। सर इनको GST 7 के फॉर्म में मंथली बेस पे 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक इनको GST 7 फाइल करना पड़ता है। फिर TCS, Amazon.in, जिनको TCS की लाइबिलिटी आती है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, इनको मंथली बेस पे अगेन 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक GST 8 फाइल करना पड़ता है बेटा, है ना भाई। फिर एनुअल रिटर्न, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कई बार आया है पॉइंट कि सर हर रजिस्टर्ड पर्सन, हम आगे बात करेंगे, कुछ एक्सेप्शन दे रखे इसमें, जिनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न। कब? फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 31 दिसंबर या उससे पहले फाइल करना पड़ेगा। इन फॉर्म नंबर GST 9 फाइल करना पड़ता है एनुअल रिटर्न को। पर यहां लिखा है क्या? अदर देन ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अदर देन एन ISD, TDS डायरेक्टर, TCS कलेक्टर, देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, OIDR सर्विस सप्लायर इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हम आगे पढ़ेंगे, इनको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता है, बाकी सारे लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। Who is registered under GST is required to furnish the annual return, पर फिर भी एनुअल रिटर्न के बारे में बात थोड़ी हम आगे करेंगे। सर फिर ई-कॉमर्स ऑपरेटर, इनको
सर मंथली बेस पे जीएसटीआर 8 तो फाइल करना ही करना है सर, पर इनको एक एनुअल स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9B ऑन और बिफोर 31st ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। बेटा फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 31 दिसंबर या उससे पहले पहले इनको एक एनुअल स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ता है। प्लस एक फॉर्म नोट जीएसटी 9C दे रखा है सर, जीएसटी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड किया कितना 5 करोड़, तो अगर करंट फाइनेंशियल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हुआ है तो आपको एनुअल रिटर्न के साथ साथ, जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे 31 दिसंबर या उससे पहले पहले, उसके साथ साथ एक जीएसटी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा, जो आपको एनुअल रिटर्न के साथ साथ फाइल करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है बेटा सर, इसमें आपका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अकाउंट्स के हिसाब से जो आपका एनुअल टर्नओवर दिख रहा है और जीएसटी में जो आपका एनुअल टर्नओवर दिख रहा है सर, अगर टर्नओवर थोड़ा सा दोनों का डिफरेंस आ रहा तो उसको मैच करके देना पड़ता है कि इसमें सर क्या क्या प्लस माइनस है। जैसे सर आपने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई गुड्स सप्लाई किया है, गुड्स ट्रांसफर किया है, ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, वो सप्लाई के स्कोप में आता है ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, तो अकाउंट्स के रिकॉर्ड में वो सप्लाई नहीं है, एक्चुअल सेल नहीं है, पर जीएसटी रिकॉर्ड्स में वो सेल दिख रहा है। तो सर ऐसे कई सारे ट्रांजेक्शन है जो जीएसटी में जिनका ट्रीटमेंट अलग होता है और अकाउंट्स में उनका ट्रीटमेंट अलग होता है, तो देयर इज अ चांस कि सर यहाँ पे इन ट्रांजेक्शंस में डिफरेंस की वजह से टर्नओवर अलग अलग हो, इसलिए आपको एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9C अलॉन्ग विद द एनुअल रिटर्न, जिसके अंदर आप रिकंसाइल करके देंगे कि यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है फाइनेंशियल अकाउंट्स में और जीएसटी वाले टर्नओवर में। ओके बच्चों, डन। ये होता है जीएसटी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर जीएसटी 9C, ये उन्हीं को फाइल करना जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए क्रॉस करा है। फिर सर जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर्ड और कैंसिल इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एक फाइनल रिटर्न, की जिंदगी खत्म, फाइनल टाटा बाय बाय, लास्ट में एक सर हक जरूर कर देना सर, जब ब्रेकअप हो जाए एक रिटर्न फाइल कर देना फॉर्म नंबर जीएसटीआर 10 के फॉर्म में फाइनल रिटर्न, है ना कि अब से हम नहीं मिलेंगे, पर कितने टाइम के अंदर फाइल करना पड़ेगा सर, जब आपने सर देना बेटा जिस दिन ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आया वो दिन या डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, वहां से 3 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्म फाइल कर सकते हो। डेट ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, जो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन वहां से 3 महीने, या जिस दिन ऑर्डर आया कैंसिलेशन का वहां से 3 महीने विच एवर इज लेटर, सर आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि अलविदा, जैसे बोलते ना कभी अलविदा ना कहना, यहाँ पे तो आपको कहना ही पड़ेगा। क्लियर, एक्चुअली अलविदा हो चुका है, उसका फाइनल रिटर्न है सर, फाइनल हिसाब है ना भाई, कि मैंने तेरे को ये दिया तूने मेरे को क्या दिया। सरकार आइए सर, एक यूआईएन होल्डर्स को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर जो होते हैं फॉरेन एम्बेसीज वगैरह, इनको इनवर्ट सप्लाईज पे जो टैक्स पे किया होता है, मैंने आपको बताया था इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया है सर, उसका इनको क्या मिलता है, रिफंड मिलता है। वो रिफंड क्लेम करने के लिए इनको फॉर्म नंबर जीएसटीआर 11 फाइल करना पड़ता है रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज, कि मैंने ये इनवर्ट सप्लाई लिया है, इस पे जीएसटी इतना पे किया है, सो दैट इनको रिफंड मिल पाए। ओके मालिक, डन। कमिश्नर के पास पावर है कि जितनी भी मैंने ऊपर बात करी है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स, उन सबको वो एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर उनको लगता है सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हैं कि ड्यू डेट एक्सटेंड करना चाहिए तो दे कैन एक्सटेंड द ड्यू डेट आल्सो। समझे मेरी बात? क्लियर, डन। ये लिस्ट ऑफ रिटर्न्स था जिसमें कई सारे मैक्सिमम पॉइंट हमने रेस्पेक्टिव टॉपिक पढ़ते वक्त पढ़े थे, हमने शायद वापस से पढ़ लिए। आई होप यू गॉट द एंटायर कॉन्फिडेंस। ओके मालिक, डन। सर अब आइए कुछ स्पेशल प्रोविजंस, डिटेल्ड प्रोविजन हम पढ़ते हैं मस्त वाले। सर सेक्शन नंबर 37 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल पॉइंट्स और सेक्शन 37 जो है ना उसी में लिखा था कि जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा, मंथली बेस पे फाइल करना पड़ेगा, 11 तक फाइल करना पड़ेगा, जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है उन्होंने क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा, कब तक फाइल करना पड़ेगा, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फाइल करना पड़ेगा, ये सब सेक्शन नंबर 37 में लिखा था। प्लस कुछ बातें और है, बार सब बार वाला बार नहीं सर, बार ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, बार ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। सर ध्यान देना बच्चों, जीएसटी के अंदर
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सोचिए आपके कस्टमर को ही अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिले, जिंदगी कैसा बर्बाद कर देगा कस्टमर, आपसे परचेज ही नहीं करेगा साहब, आए ना। इसलिए जीएसटीआर 1 एक ऐसा फंडा डाला गवर्नमेंट ने कि सर इधर से एसएससी जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, रेसिपिएंट की जीएसटीआर 2 भी में क्रेडिट पहुंचेगा। और हमने सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 पढ़ा हुआ आईटीसी वाला, जिसमें हमने बोला हुआ है, पढ़ा हुआ है कि रेसिपिएंट की जीएसटीआर 2 भी में क्रेडिट पहुंचेगी तो उसको क्रेडिट मिलेगा, वरना उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2 भी में क्रेडिट पहुंचनी चाहिए बेटा। सप्लायर ने इधर से जीएसटीआर 1 फाइल किया, रेसिपिएंट की जीएसटीआर 2B में क्रेडिट पहुंच गई तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो लोग इतने होशियार साहब, इधर से जीएसटीआर 1 में सप्लाई ज्यादा दिखा दी, 10 लाख का सेल था 1 करोड़ का दिखा दिया, तो रेसिपिएंट की जीएसटीआर 2B में भी 1 करोड़ पे जो टैक्स बनता है वो पहुंच गया क्रेडिट के लिए। पर जब एसएससी ने अपना 3B फाइल किया तब उसने एक्चुअली 10 लाख का ही सेल दिखाया बेटा। जीएसटी एक्चुअली पे कैसे कितना किया? 10 लाख पे किया। जीएसटी 3B के अंदर लायबिलिटी दिखाई कितनी सर? 10 लाख की, और जीएसटी 3B के थ्रू ही आप टैक्स पे करते हो। अब उसमें लायबिलिटी ही 10 लाख पे टैक्स की दिख रही तो उतना ही टैक्स पे किया, जबकि रेसिपिएंट को क्रेडिट कितना पास ऑन हो गया? 1 CR पे जो टैक्स मिलता है उतना क्रेडिट पास ऑन हो गया। आया ना भाई? ऐसे तो लोग मजे ले लेंगे ना यार कि गवर्नमेंट को टैक्स तो मिला 10 लाख पे और रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल गया 1 करोड़ पे बेटा, मजे हो गए। इसीलिए सर कुछ गवर्नमेंट ने क्या कर दिया सर, रूल इंट्रोड्यूस किए सर, जैसे रूल नंबर 88C इंट्रोड्यूस किया, 88D इंट्रोड्यूस किया, और इन सब का रेफरेंस भी यहां दिया। और सर ऐसे कुछ जगह पे गवर्नमेंट ने बोल दिया ऐसे एसएससी का जीएसटीआर 1 ही हम ब्लॉक कर देंगे, ही विल नॉट बी अलाउड टू फाइल जीएसटीआर 1। है ना मालिक? प्लस कुछ ऐसे सर ऐसे 5 पॉइंट दिए जहां पे एसएससी को बता दिया क्या कि यू आर नॉट सपोज टू फाइल योर जीएसटीआर 1, हम आपका जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं करने देंगे। और जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करने देंगे मतलब सरकार बैंड बजने वाली बेटा। वो 5 केस कौन कौन से पढ़ते बेटा जहां पे जीएसटीआर 1 आप फाइल नहीं कर सकते? देखिए फर्स्ट केस। अच्छा एक बात और सर, जैसे एसएससी जीएसटीआर 1 फाइल करता है, रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2 भी क्रेडिट पहुंचता है, वैसे ही अगर एसएससी ने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा होता है, क्या ले रखा होता है बेटा? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, तो वो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करता है। पर ऐसे केस में जीएसटीआर 1 तो क्वार्टरली फाइल करता है, पर फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए उसको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी मिलती है, सो दैट उसी महीने का क्रेडिट रेसिपिएंट के उसी महीने में पहुंच जाए 2B के अंदर और वो क्रेडिट ले पाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसको डिटेल में आगे बात करेंगे हम। ओके सर, अब यहां पर देखिए सर, एसएससी को ना तो जीएसटीआर 1 फाइल करने देंगे, और अगर उसने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा तो ना जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएगा, ना वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज कर पाएगा, अगर he is not furnished the return in form of GST 3B for the preceding month। जिसने मंथली वाला रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन ले रखा है, क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले रखा, उसने प्रीवियस मंथ का 3B फाइल नहीं किया, मतलब पिछले महीने का टैक्स पे नहीं किया सर। टैक्स कब पे करते हो? जब 3B फाइल करते हो बेटा। तो ऐसे केस में करंट मंथ का हम आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने नहीं देंगे, समझे सर? मतलब आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक हो जाएगा। सेम वे अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है तो प्रीसीडिंग क्वार्टर का अगर आपने 3B फाइल नहीं किया तो करंट क्वार्टर का आपको हम जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करने देंगे, नहीं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश करने देंगे सर। फिर थर्ड सर, रूल नंबर 88C, ये रहा रूल नंबर 88C, ये तो मैं ऑलरेडी बता दिया, पर वापस बोल देता मैं आपको कि अगर सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 के अंदर एज अमेंडेड बाय जीएसटीआर 1 इफ एनी जो सप्लाईज दिखाई है वो बहुत हायर दिखाई है एज कंपेयर टू हिज जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 में जो सप्लाई दिखाई है विच इट एक्सीड्स सच अमाउंट और सच परसेंटेज एज में प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई सर, और सर वो जीएसटीआर 1 में टर्नओवर ज्यादा दिखाया और 3B में टर्नओवर कम दिखाया, तो ऐसे केस में सर डिपार्टमेंट क्या करेगा? आपको एक नोटिस सर्व करेगा। मैं पहले रूल नंबर 88C दिखा रहा बेटा, पढ़ा रहा आपको बेटा। डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू करेगा कि भाई साहब आपके जीएसटीआर 1 में सप्लाई ज्यादा दिख रही है, जीएसटीआर 3B में सप्लाई कम है। सर नेक्स्ट 7 डेज में या तो आप हमको नोटिस का रिप्लाई दो कि साहब
ये क्या गलती हुई आपसे, या फिर आप सर जो आपने 3B के थ्रू टैक्स कम पे किया उतना डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करो। हम ये मानेंगे कि 1 में तो सप्लाई ज़्यादा सही थी और 3B में आपने सप्लाई कम दिखाई, तो जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स बनता है वो पे कर दो। तो सर अगले 7 दिन में आप क्या करो, या तो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स जो बनता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट वो पे कर दो, या फिर आप उस नोटिस का हमें रिप्लाई दो जिसके अंदर आप ये डिफरेंस क्यों आ रहा है उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो बेटा। आया ना भाई। सर अब 7 दिन में या तो आप रिप्लाई देंगे या 7 दिन में डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर देंगे विद इंटरेस्ट। तो ऐसे केस में मैटर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी। पर अगर आपने रिप्लाई दिया और उस रिप्लाई से डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो गया तो प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी। और अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, सर सेक्शन नंबर 79 फॉलो करके सर आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। आया ना, क्योंकि जीएसटी 1 में सेल ज्यादा दिखाई, 3B में कम दिखाई, मतलब आपकी सेल एक्चुअली ज्यादा थी पर आपने 3B फाइल करते वक्त टैक्स कम पे किया क्योंकि सेल कम दिखाई थी, इसलिए तो रिकवरी करने पहुंच जाएगा डिपार्टमेंट। अगर या तो आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा हो या फिर आपने रिप्लाई दिया ही नहीं, डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स भी पे नहीं किया, तो रिकवरी करने पहुंच जाएंगे। क्लियर, डन। एक बात और सर, इसका एक साइड इफेक्ट और है। साइड इफेक्ट ये है कि अगर आपने 7 दिन में ना तो रिप्लाई दिया नहीं डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया तो आपका जीएसटीआर 1 क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा और सर आप जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं कर पाएंगे, जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज नहीं कर पाएंगे। सेम वे पॉइंट नंबर 4 रेफर करता है 88D को। ये भी तुम्हें समझा था बेटा कि अगर आपके जीएसटीआर 2B के अंदर जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है, आपको पता है सर कोई क्रेडिट अगर आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा तो ही आप आईटीसी ले पाएंगे, वरना आप आईटीसी नहीं ले सकते। पर एसएससी ने क्या किया, जीएसटीआर 2B में मान लो 10 लाख का आईटीसी दिख रहा है, पर 3B फाइल करते वक्त उसने आईटीसी लिया 1 CR का बेटा। 2B के अंदर क्रेडिट दिख रहा है कितने का, 10 लाख का, और आपने क्रेडिट कितना लिया बेटा उस महीने में, 1 करोड़ का। पागल समझे क्या यार, फिर 2B लाने का मतलब क्या रहा। इसलिए डिपार्टमेंट ने रूल नंबर 80D इंट्रोड्यूस कर दिया और सॉफ्टवेयर इतना अच्छा बना रखा है गवर्नमेंट ने पोर्टल पे कि सर अगर आपने 2B के अंदर क्रेडिट कम है और उसके कंपैरिजन में 3B में को कंपेयर किया तो आपने क्रेडिट ज्यादा ले रखी है बाय सच अमाउंट और सच परसेंटेज एज में बी नोटिफाइड बाय CBIC, तो सर गवर्नमेंट को लगता है इस लिमिट से ज्यादा है तो नोटिस इश्यू कर देंगे। तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको एक नोटिस इश्यू कर देगा इलेक्ट्रॉनिकली कि साहब इस रूल में 88D में एक नोटिस इश्यू कर देगा और बोल देगा क्या, अगले 7 दिन में या तो हमें आप ये जो डिफरेंस एक्सेस आपने आईटीसी लिया है वो आप गवर्नमेंट को वापस से पे करो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या फिर 7 दिन में हमें नोटिस का रिप्लाई दो कि ये क्या हुआ है। अगर 7 दिन में आपने कुछ भी नहीं किया तो सर डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपके अगेंस्ट सेक्शन नंबर 73 और 74 का नोटिस इश्यू करके प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। और सर अगर आपने 7 दिन में डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दिया तो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएगी, या 7 दिन में अगर आपने रिप्लाई दे दिया, पे नहीं किया डिफरेंस, रिप्लाई दिया, रिप्लाई अगर उनको सेटिस्फैक्टरी लग रहा है तो प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देंगे। उनको रिप्लाई अगर अनजस्टिफाइबल लगता है, आपने डिफरेंस अमाउंट पे नहीं किया, आपने रिप्लाई दिया बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, तो ऐसे केस में वो सेक्शन में 73 और 74 का प्रोसीडिंग शुरू करके शो को नोटिस सर्व कर देंगे आप। है ना भाई। पर सुनो 7 दिन में या तो रिप्लाई कर देना या फिर डिफरेंस जो एक्सेस टैक्स ले रखा आपने आईटीसी लिया वो रिवर्स कर देना, वो गवर्नमेंट को पे कर देना। नहीं किया तो सर ऐसे केस में सर आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर देंगे और सब्सिक्वेंट पीरियड का जीएसटीआर 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे, नहीं आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज कर पाएंगे बेटा। आया ना। पर 7 दिन में अगर आपने रिप्लाई दे दिया या आपने डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर दिया तो ब्लॉक नहीं हुआ जीएसटीआर 1 आपका, ठीक है मालिक। अच्छा आपने रिवर्स कर दिया मैटर क्लोज, आपने अगर डिफरेंस अमाउंट के लिए रिप्लाई दिया, रिप्लाई जस्टिफाइबल लगा तो प्रोसीडिंग ड्रॉप, रिप्लाई जस्टिफाइबल नहीं लगा तो सेक्शन नंबर 73 और 74 का आपको नोटिस आ जाएगा, है ना। पर हाँ अगर 7 दिन में ना तो रिप्लाई किया, नहीं आपने सर ना तो रिप्लाई किया, नहीं आपने डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया, तो ऐसे केस में सर आपके लिए सर क्या करेंगे, वो जीएसटीआर 1 को ब्लॉक कर देंगे, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को ब्लॉक कर देंगे। यू कैन नॉट द जीएसटीआर 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट क्लियर, डन। एंड लास्ट पॉइंट, ही इज नॉट फर्निश द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट एज पर रूल नंबर 10A। याद है रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, बैंक अकाउंट डिटेल नहीं थी, तो बैंक अकाउंट डिटेल जब तक फर्निश नहीं करोगे तब तक आपका जीएसटीआर 1 आप फर्निश नहीं कर पाएंगे, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखना 30 दिन के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के 30 दिन में बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी, योर रजिस्ट्रेशन इज अगेन लायबल टू बी कैंसल्ड। हमने आगे पढ़ा था बेटा ये।
क्लियर? आई होप ये फास्ट ट्रैक से आपके पॉइंट्स कनेक्ट भी हो रहे हैं बेटा सारे। आइए बच्चों, सर ये पॉइंट नंबर 1, साथ में रूल नंबर 88C 88D हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। आइए बच्चों, एक नया पॉइंट जो ऐड हुआ, रूल फॉर्म नंबर GSTR 1A। आपने GSTR 1 फाइल कर दिया, जैसे जनवरी महीने का, जनवरी 2025 का आपने GSTR 1 फाइल कर दिया फाइल। अब 3B फाइल करना बाकी है, और उससे पहले आपको GSTR 1 में कोई मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गई, कुछ गलती पता पड़ गई, या कुछ इनवॉइसेस फर्निश करना रह गए थे, वो ओमिशन आपको दिख गई कि ये सब ये मैंने फाइल नहीं किया है, तो ऐसे केस में जो आपने GSTR 1 फाइल किया है, उसमें जो गलती हुई है उसको आप रेक्टिफाई करना चाहते हो, सर उसको अमेंड करना चाहते हो, या जो आपसे इंफॉर्मेशन फर्निश करना ओमिट हो गई थी, फर्निश नहीं करी थी, तो एडिशनल डिटेल्स भी आप फर्निश कर सकते हो थ्रू फॉर्म नंबर GSTR 1A। अगर 3B फाइल नहीं किया तो, आई रिपीट, GSTR 1 फाइल कर दिया पर उसमें कोई गलती हो गई, अमेंडमेंट करना है, तो अगर 3B फाइल नहीं किया उस महीने का, जनवरी महीने का 3B फाइल नहीं किया, तो जनवरी महीने का एक फॉर्म नंबर GSTR 1A आप फर्निश करके अमेंडमेंट ऑफ GSTR 1 कर सकते हो, या कोई एडिशनल एंट्रीज डालनी तो एडिशनल एंट्रीज भी इंसर्ट कर सकते हो इन फॉर्म नंबर GSTR 1A। समझे आप मेरी बात? और हाँ सर, इससे आपका GSTR 1 क्या हो जाएगा, अमेंड हो जाएगा बच्चों। पर अगर मान लो, अच्छा ये तो पॉइंट ही खत्म हो गया बेटा, ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया, पर अब एक सवाल आता है, मान लो मैंने 3B फाइल कर दिया सर, GSTR 1 फाइल कर दिया, उसमें कोई गलती हो गई पर पता नहीं पड़ा, हमने 3B भी फाइल कर दिया उस महीने का, अब रिटर्न GSTR 3B भी फाइल कर दिया अगर आपने उसी महीने का, बाद में आपको गलती एहसास हुआ, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का जब आपको GSTR 1 फाइल करते वक्त गलती एहसास हुई, तब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है ना प्रायर पीरियड आइटम में, वो आप कर ही सकते हो बेटा, वो तो ऑप्शन है ही हमेशा बेटा। ओके, एक एडिशनल फैसिलिटी दी कि बिफोर फर्निशिंग 3B अगर आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई तो GSTR 1A के थ्रू उसको अमेंड कर सकते हो, है ना भाई? पढ़ लीजिए। द रजिस्टर्ड पर्सन में आफ्टर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ outward supplies of goods or service or both in form number GSTR 1 for a tax period, but before filing the return in form number GSTR 3B for the said tax period, जनवरी महीने का 1 फाइल किया, क्लियर, और उस महीने का 3B फाइल करने से पहले आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गई, तो इट इज ऑन ऑप्शन, ये ऑप्शनल है बेटा। असेसी चाहे तो अमेंड और फर्निश एडिशनल डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन फॉर्म नंबर GSTR 1A फॉर द सेट टैक्स पीरियड इलेक्ट्रॉनिकली, वो GSTR 1A के थ्रू अमेंड कर सकते हैं या एडिशनल डिटेल्स फर्निश कर सकते हैं। क्लियर? डन, ताकि उसी महीने का गलती उसी महीने में रेक्टिफाई हो गया, बात खत्म। समझे मेरी बात? सर जैसे सप्लायर का 10 बिल था, आपने 8 बिल ही पंच किया बेटा GSTR 1 के अंदर, 2 बिल रह गया, आपके कस्टमर ने आपको शिकायत करी, भाई मेरे बिल तो मेरे 2B में दिख नहीं रहे, आपने चेक किया तो पता पड़ा 8 बिल ही मैंने पंच किए, 2 तो रह गए थे। अब 3B फाइल करने से पहले आप GSTR 1A के थ्रू अमेंड कर देना और 2 बिल पंच कर देना, तो रेसिपिएंट के 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है मालिक? अब पढ़ना सर आगे। सर व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर GSTR 1 और 1A। सबसे पहली बात सर, अगर B2B सप्लाई है तो हर इनवॉइस, भले वो इंट्रा स्टेट हो भले वो इंटर स्टेट हो, इररेस्पेक्टिव वैल्यू, एवरी इनवॉइस एंड डेबिट नोट क्रेडिट नोट इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड B2B के केस में। क्लियर? पर B2C सप्लाई अगर है, B2C, तो आपको कुछ नहीं, इनवॉइस वाइज पंचिंग नहीं करनी है, कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। रेट वाइज आपको क्या करना है? कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है, और इंटर स्टेट सप्लाई अगर है तो अगेन स्टेट वाइज रेट वाइज डिटेल्स कंसोलिडेट करके आपको फर्निश करनी पड़ेगी। पर इंटर स्टेट में B2C में अगर कोई पर्टिकुलर इनवॉइस जिसका वैल्यू ऑफ सप्लाई इज एक्सीडिंग ₹1 लाख, तो उसको इनवॉइस वाइज आपको फर्निश करना पड़ेगा। उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है बाकी सारे B2C सप्लाईज की स्टेट वाइज रेट वाइज आपको क्या करना पड़ेगा? फर्निश करनी पड़ेगी, अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू अप टू ₹1 लाख है ना भाई। अच्छा, B2B के केस में 1 लाख हो या 1000 हो या 100 रुपए हो, आपको हर इनवॉइस फर्निश करना ही करना है बेटा। B2C के केस में इंटर स्टेट एक्सीडिंग ₹1 लाख अगर वैल्यू है तो वो पर्टिकुलर इनवॉइस आपको क्या करना पड़ेगा? सर B2B इनवॉइस वाइज फर्निश करना पड़ेगा, बाकी सारे इनवॉइसेस
स्टेट वाइज रेट वाइज आपको कंसोलिडेट करके एक साथ इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। क्लियर, डन। आइए बच्चों, अब है क्या नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों ध्यान देना, ये सारे पॉइंट हो सकता है कभी कभी मोनोटोनस लगता है, अपने को लगता है क्या बोरिंग जिंदगी चल रही है, जीवन बर्बाद हो रहा है, पर सर इनको सुनना समझना ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से सुनना इज वेरी एसेंशियल। अगर आपने ध्यान से मेरे को सुन लिया तो फिर जब रीड करेंगे इतना अच्छा आपको लगेगा, चैप्टर चैप्टर आपको याद हो जाएंगे बच्चों। ओके, इसलिए पूरा ध्यान दीजिएगा बेटा। इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। सर हम लोग क्या गलती करते हैं, कभी कभी प्रोसीजरल चैप्टर को बहुत हल्के में लेते हैं और अल्टीमेटली हमारे मार्क्स कट जाते हैं। बच्चों आप बहुत मेहनत करते हो, मार्क्स नहीं कटने चाहिए आपके। ओके, हल्के में नहीं लेने का। आई एम द कोच, यू आर द प्लेयर, समझे सर? तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इंप्लीमेंट करिएगा बेटा। मेरी जिंदगी आपकी वजह से चल रही है बेटा। आओ बच्चों, सर आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है बच्चों। सर कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म जीएसटीआर 1 एटसेट्रा टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। भाई इधर से मैं जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा, रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2 भी में क्रेडिट पहुंचेगी बेटा। हाँ है ना भाई, ये लिखा है बेटा यहाँ पे। द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट इज इनवॉइस एटसेट्रा, डेबिट नोट वगैरह जो आपने फर्निश किए इन फॉर्म जीएसटीआर 1 या 1A या यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी या एनआरटीपी के थ्रू जीएसटीआर 5। तो द डिटेल्स ऑफ प्लस टीडीएस और टीसीएस जो फॉर्म नोट 7 और 8 के थ्रू फर्निश किए, ये सारे जो आपने इधर से फर्निश किए रेसिपिएंट के लिए shall be made available electronically auto populated to the respective recipient in form note GSTR 2A और GSTR 2B और form note GSTR यहाँ पे और 2B भी कर दी और form note GSTR 4A। सर कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए GSTR 4 होता है, तो अगर आपने कंपोजिशन वाले को सप्लाई किया है तो उसका GST नंबर लिखा होगा बेटा। तो रेसिपिएंट जो कंपोजिशन सप्लायर है उसके GSTR 4A में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी बेटा। क्लियर, थ्रू दी कॉमन पोर्टल बच्चों। हाँ ना भाई, नॉर्मल एसएससी के लिए GSTR 2A एंड GSTR 2B में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी बच्चों। ओके, 2A का अभी रिलेवेंस कम है इसलिए डिटेल में बात नहीं करी, 2B आपको ऑलरेडी आता है बेटा। अब ये 2B के बारे में बात और कही बेटा। फॉर्म नंबर GSTR 2B बड़ा ही सुंदर इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म नंबर GSTR 2B, it is an auto generated statement containing details of the ITC which shall be made available to the registered person in form of GSTR to be every month electronically through the common portal। अब सुनो बच्चों, 2B के बारे में कई बार रेफरेंस आ चुका है, मैं डिटेल में थोड़ी सी और बात कर लेता हूं। ध्यान देना, बड़ा अच्छा और सुंदर पॉइंट है बेटा। थोड़ा सा दिमाग लगेगा बेटा, सोचना, विजुलाइज करोगे मजा आ जाएगा बेटा। जनवरी महीने का मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया, अपना GSTR 1 फाइल किया, रेसिपिएंट के GSTR 2B में क्रेडिट पहुंच जाएगी और 2B में क्रेडिट पहुंची तो वो क्रेडिट ले पाएगा, वरना क्रेडिट नहीं ले पाएगा। ये आपने जनरल बात कई बार करी हुई, हमने लेक्चर के अंदर भी बात करी हुई। अब समझना बात को ध्यान से, अगर जनवरी महीने का रिटर्न GSTR 1 जनवरी महीने का GSTR 1 अगर रेसिपिएंट के GSTR 2B में क्रेडिट पहुंच रही तो भी क्रेडिट ले पाएगा। सप्लायर ने अपना GSTR 1 अगर लेट फाइल किया, आई रिपीट, जनवरी महीने का GSTR 1 सप्लायर ने ड्यू डेट के बाद फाइल किया बेटा, तो GSTR 2B का एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जिस दिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 होगा उस दिन रात तक जितनी क्रेडिट 2B में आ गई है उसको ब्लॉक कर देगा। उसके बाद अगर किसी आदमी ने GSTR 1 फाइल किया, मतलब डिले फाइल किया, तो अगले महीने के GSTR 2B में वो रिफ्लेक्ट होगा, इस महीने में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कानून ये कहता है कि जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 है उस दिन तक जिन जिन लोगों ने GSTR 1 फाइल कर दिया उनके कस्टमर के रेसिपिएंट GSTR 2B में क्रेडिट पहुंच गया, तो उस दिन तक जितना क्रेडिट पहुंच गया उतना ही क्रेडिट वो 3B फाइल करते वक्त ले सकता है, उससे एक्सेस क्रेडिट नहीं ले सकता। क्योंकि जो क्रेडिट GSTR 2B में बाद में आएगी, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 के बाद आएगी, तो वो क्रेडिट मिलेगा तो है, पर अगले टैक्स पीरियड में मिलेगा। जैसे लेट फाइल किया तो फरवरी महीने के GSTR 2B में क्रेडिट पहुंचेगा, अभी नहीं मिलेगा बेटा। आया ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात, डन। चलिए, तो एक बात मैं आपसे शेयर करता हूं, समझता हूं बेटा, यहां सोचना, अपने आप बात समझ में आएगी। कोई महीने ले लो सर,
जनवरी 2025 लेते सर। समझने की कोशिश करना, जनवरी 25 के टू बी के अंदर मैं रेसिपिएंट हूं, मेरे जीएसटी टू बी में क्रेडिट आ रहा है, कौन से महीने का? जनवरी 2025 मंथ का। सोचना, मैं चाहता हूं आंसर आप दे, और सोच लिया तो याद नहीं करना पड़ेगा। जो लोग याद करते हैं उसको मजा नहीं आएगा लाइफ में सर। अपने आप को प्लेस करो यहां पर, पुट योरसेल्फ इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन, अपने आप आंसर आएंगे। जनवरी 2025 के जीएसटीआर 2B में क्रेडिट कौन कौन सी आएगी? जो भी क्रेडिट आपके 11 फरवरी 11 फरवरी 2025 तक जिन जिन लोगों ने आपके लिए जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया होगा, अरे है ना, 11 फरवरी 2025 तक जिन जिन लोगों ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया होगा, उन सबकी क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B ऑफ जनवरी मंथ में पहुंच रही होगी। एम आई राइट रॉन्ग? अभी मंथली बेस की बात करें, क्वार्टरली वालों की बात करेंगे सर, एक एक करके समझ लो सर। आप फंडा समझ में आया, सिस्टम ऐसा मस्त समझ में आएगा, ऐसा फिट होगा, मजा आ जाएगा। तो 11 फरवरी तक, क्योंकि जनवरी महीने का जीएसटीआर 1 फाइल करने का ड्यू डेट क्या बेटा? 11 फरवरी। जिन जिन लोगों ने 11 फरवरी या उससे पहले पहले अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिए होंगे, उन सबको उस महीने का क्रेडिट जनवरी महीने में पहुंच जाएगा, 2B में मिल जाएगा बेटा, ठीक है। पर जिन लोगों ने 11 फरवरी के बाद अगर अपना जीएसटीआर 1 फाइल किए होंगे, उनका क्रेडिट उनको अगले महीने के जीएसटीआर 2B में पहुंचेगा बेटा, ठीक है साहब। सेम वे अगर मैं दिसंबर महीने की बात करूं, तो जिन लोगों ने 11 जनवरी 2025 तक, क्योंकि दिसंबर 24 का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 क्या होगा बेटा? 11th ऑफ जनवरी। तो 11 जनवरी तक जिन लोगों ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिए होंगे, उनके रेस्पेक्टिव जीएसटीआर 2B में सर क्रेडिट दिसंबर महीने में पहुंच गई होगी बेटा, है ना भाई। पर अगर मान लो दिसंबर महीने का किसी ने जीएसटीआर 1 ड्यू डेट के बाद फाइल किया, जैसे 12 फरवरी को फाइल किया, 12 जनवरी को फाइल किया सर, कब फाइल किया बेटा? अगर 12 जनवरी 2025 को या उसके बाद किसी ने दिसंबर महीने का जीएसटीआर 1 अगर फाइल किया, तो क्या दिसंबर महीने का जो जीएसटीआर 2B बनता है, जो 11 फरवरी 2025 को ही ब्लॉक हो जाता है, क्या उसमें वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगी? आंसर इज नो। तो कब रिफ्लेक्ट करेगी? अगले महीने के जीएसटीआर 2B में, है ना। अगला महीना मतलब जनवरी 25 में बेटा, है ना भाई। अरे क्लियर। तो अगर मैं बात करूं तो जनवरी 25 के 2B में क्रेडिट अगर आना है, तो कब तक जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया होना चाहिए लोगों ने? 11 फरवरी तक बेटा, है ना भाई। तो 11 फरवरी 2025 तक जिन लोगों ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिए होंगे जनवरी महीने के, उन लोगों के जीएसटीआर 2B में क्रेडिट पहुंच जाएगी। और सर पिछले महीने की बात करूं तो सर 12 जनवरी से 12 जनवरी या उसके बाद जिसने फाइल किया होगा जीएसटीआर 1, उसका भी क्रेडिट कब पहुंचेगा? जनवरी महीने में पहुंचेगा ना यार बेटा। क्योंकि जिन लोगों ने 11 जनवरी 2025 तक, जिन लोगों ने 11 जनवरी 2025 तक अपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिए होंगे, उनके तो दिसंबर महीने की 2B में क्रेडिट पहुंच गया होगा बेटा। तो कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब यह हो गया कि 12 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 2025 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक जिन जिन लोगों ने अपने अपने रेस्पेक्टिव जीएसटीआर 1 फाइल किए होंगे, सर उनका क्रेडिट जनवरी महीने की 2025 में क्रेडिट 2B में पहुंच रहा होगा बेटा, है ना भाई। समझ आई बात को बेटा। तो एक तरह से हो गया ना यार। पिछला महीना क्या था? दिसंबर महीने का ड्यू डेट क्या था बेटा? 11 जनवरी बेटा। तो उसकी नेक्स्ट डे से दिसंबर महीने का ड्यू डेट क्या था बेटा? 11th ऑफ जनवरी।
जीएसटी 1 का, उसका नेक्स्ट डे क्या है 12th ऑफ जनवरी। तो नेक्स्ट डे से 12th जनवरी से लेकर जनवरी महीने का जीएसटी 1 फाइल करने का ड्यू डेट क्या है बेटा सर 11th ऑफ फरवरी तक। जितने भी लोगों ने जीएसटी 1 फाइल किए होंगे सर उन सबका क्रेडिट हमारे जनवरी महीने के 2B में क्रेडिट पहुंच जाएगा। है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात, डन। सर अगर किसी ने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है, क्या ले रखा है बेटा क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है, तो वहां ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी 1 क्या होता है बेटा 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और उन लोगों के लिए फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए, चलो एक बार पहले ये बात करते हैं, ये रहा। तो अगर मैं बात करूं जनवरी महीने के 2B में कौन कौन सी क्रेडिट आ रही होगी, डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज फर्निश्ड बाय सप्लायर अदर देन सप्लायर हु हैव ऑप्टेड फॉर क्यूआरएमपी स्कीम, उनको छोड़ दो, क्यूआरएमपी स्कीम के लिए पॉइंट नंबर 2 दे रखा है। नॉर्मल लोग जिन्होंने मंथली जीएसटी 1 फाइल करा हुआ है, इन्होंने जो भी जीएसटी 1 फाइल किया बिटवीन 12th ऑफ द करंट मंथ टू द 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जैसे जनवरी महीने की बात करूं तो 12 जनवरी 2025 से 11th ऑफ द नेक्स्ट मतलब 11 फरवरी 2025 तक जिन भी लोगों ने जीएसटी 1 फाइल किए होंगे उन सबके जीएसटी 2B ऑफ द जनवरी महीने में वो सब क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आई थिंक पूरी बात यहां 100% फिट, कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड बात, यही अगर किसी एसएससी ने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा होता, सप्लायर जिनसे मैंने परचेज किया उसने क्या कर रखा है क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है, तो क्यूआरएमपी स्कीम के लिए क्वार्टरली जीएसटी 1 फाइल करना पड़ता है। ड्यू डेट इज 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्लस फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। जैसे जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर की बात करूं तो जनवरी और फरवरी महीने का सर वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर सकता है, उसके लिए ड्यू डेट क्या बेटा 13th। तो रेसिपिएंट के एंगल से बात करें तो रेसिपिएंट के जीएसटी 2B में क्रेडिट जब पहुंचेगा वो 13 तक अगर पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं तो 14 से लेकर अगले महीने की ड्यू डेट तक सर अगले महीने की जीएसटी 2B में क्रेडिट पहुंचेगा बेटा। तो जैसा मैंने यहां पे आपको 11th पढ़ाया है वैसे ही वहां ड्यू डेट क्या बेटा 13th, तो मालिक 13th ऑफ करंट मंथ तक, सुनना बात को ध्यान से। जैसे जनवरी महीने की बात करूं मैं यहां लिख देता हूं, अगर जनवरी महीने की बात कर रहा हूं तो 13 फरवरी इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो सर ध्यान देना बेटा पिछले महीने का 14th मतलब पिछले महीने का ड्यू डेट फाइलिंग जीएसटी 1 क्या था बेटा उनके लिए 13th ऑफ जनवरी। तो 14 जनवरी से लेकर 13th ऑफ फरवरी 2025 तक जिन भी लोगों ने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर दिए होंगे उन सबका क्रेडिट मेरे जनवरी महीने के जीएसटी 2B में पहुंच जाएगा। ये लिखा है फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर बिटवीन 14th ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द करंट क्वार्टर टू द 13th ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। हाँ है ना भाई, इज द डेट जिसके बीच में जो भी सप्लाईज आपके जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट हो गई वो आपको करंट मंथ में मिल जाएगी। सेकंड मंथ में वही 14 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक जिन भी लोगों ने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर दिए होंगे उन सबकी क्रेडिट जीएसटी 2B में पहुंच जाएगी। सेम वे थर्ड मंथ के लिए बेटा 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक जिन भी लोगों ने जीएसटी 1 फाइल कर दिए होंगे उन सबका क्रेडिट हमारे जीएसटी 2B में पहुंच जाएगा बेटा। हाँ है ना भाई, सेम वे। अच्छा ध्यान देना बेटा जीएसटी 1A, बच्चों ध्यान देना बेटा अभी अभी हमने नया पढ़ा है क्या, अगर कोई जीएसटी 1 फाइल कर दिया उसमें कोई गलती हो गई कोई ओमिशन हो गया तो बिफोर फाइलिंग 3B आप जीएसटी 1A के थ्रू अमेंडमेंट कर सकते हो या एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्निश कर सकते हो। अगर वो अमेंडमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन जो फर्निश करी है वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी 1 के बाद करी है तो सब्सिक्वेंट मंथ के जीएसटी 2B के अंदर क्रेडिट रेसिपिएंट क्या है पहुंचेगा, पर करंट मंथ में ही करंट मंथ का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी 1 फाइल करने से पहले अगर किसी ने सर जीएसटी 1A के थ्रू अमेंडमेंट कर दिया या प्रायर पीरियड में सर उसने कोई एंट्री ओमिशन हो गई थी वो ओमिशन को उसने रेक्टिफाई कर दिया तो या उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्निश कर दी बिफोर फाइलिंग ड्यू डेट तो उसी महीने के जीएसटी 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर जाएगी बच्चों। हाँ ना भाई, और बाद में करी तो अगले महीने के 2B में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा। ये लिखा है बेटा द एडिशनल डिटेल्स और अमेंडमेंट्स इन डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज furnished by his supplier in form of GSTR 1A filed between the day immediately after the due date of furnishing the form of GSTR 1 for the previous month। तो प्रीवियस टैक्स पीरियड का 1 फाइल करने की ड्यू डेट के बाद से लेकर करंट मंथ का
जीएसटीआर 1 फाइल करने की जो ड्यू डेट है उसके बीच में जिन जिन लोगों ने जीएसटीआर 1 में 1A के थ्रू अमेंडमेंट किया है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश करी, वो सब करंट टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर जाएगी बेटा। क्लियर, डन। कुछ नहीं है, सिंपली अगर आप सोचेंगे तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। आया ना भाई, फंडा मैंने बहुत सुंदरता से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और हाँ, ध्यान देना बेटा, जीएसटीआर 2B मंथली बेस पे अवेलेबल होता है 14th ऑफ द, जैसे ड्यू डेट क्या है बेटा, कुछ लोग अगर मंथली स्कीम है तो 11th है, कुछ लोगों के लिए क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा तो 13th है। तो मैंने भले ही क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है या नहीं ले रखा, मेरे जो सप्लायर होंगे हो सकता है उन्होंने कुछ ने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है जिनसे मैं माल परचेज करता हूं, हो सकता है कुछ ने मंथली स्कीम ले रखी है, क्यूआरएमपी नहीं ले रखी बेटा। तो मेरे जीएसटीआर 2B के रेफरेंस में अगर बात करें तो कुछ लोगों के लिए ड्यू डेट क्या है 11th, कुछ लोगों के लिए ड्यू डेट क्या है 13th, तो मेरे लिए 14th को मॉर्निंग में जीएसटीआर 2B रेडी हो जाएगा। इसलिए जीएसटीआर 2B जो एवरी मंथ का रेडी होता है वो 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको रिफ्लेक्ट करता है और 14th तक आपको सारी क्रेडिट जो आ गई वो आ गई बेटा। अब जो आएगी वो अगले महीने आएगी बेटा। क्लियर, डन। 12th को नहीं देखते बेटा, हमेशा 14th को देखते हैं जीएसटीआर 2B बेटा। आइए बच्चों, सर एग्जाम्पल, इफ अ सप्लायर ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी फाइल्स एन इनवॉइस डेटेड 15 जुलाई ऑन 13th ऑफ अगस्त, 15 जुलाई का इनवॉइस उसने कब फर्निश किया 13 अगस्त को बेटा। अच्छा, क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है तो वैसे भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या 13th, जुलाई के बाद अगस्त, यस ड्यू डेट तक फाइल कर दिया, तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B ऑफ जुलाई मंथ इटसेल्फ, जो 14th अगस्त को रिफ्लेक्ट करेगा बेटा। आया ना भाई, डन, कोई खास बात नहीं। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, पक्का। चलिए मालिक, पॉइंट नंबर 8, ना जब तक आपने प्रीवियस मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया तब तक आप करंट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 1 फॉर द करंट टैक्स पीरियड इज नॉट अलाउड इफ जीएसटीआर 1 फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड्स हैव नॉट बीन फर्निश्ड एक्सेप्ट वेयर द गवर्नमेंट अलाउज। गवर्नमेंट अलाउ कर देगी तो बात अलग है, अदरवाइज जब तक कि आप प्रीवियस टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करते तब तक करंट पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। आइए, a taxpayer cannot file GSTR 1 before the end of the current tax period, जब तक कि करंट टैक्स पीरियड खत्म नहीं होता। जैसे जनवरी महीना खत्म नहीं हुआ, जनवरी महीना खत्म होने से पहले आप कैसे जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो बेटा, इसलिए जनवरी मंथ खत्म होने के बाद ही जनवरी महीने का जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे, एक्सेप्ट फर्स्ट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आफ्टर क्लोजर ऑफ देयर बिजनेस। जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का बिजनेस बंद ही हो गया था कब, सर मान लो 25 जनवरी को बेटा, तो 25 जनवरी खत्म हो गया उसका बिजनेस, उसके बाद वो चाहे तो जीएसटीआर 1 फाइल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो 31 जनवरी तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एंड कैंसिलेशन ऑफ जीएसटीआर ऑफ अ नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन बेटा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया कब 12 जनवरी को बेटा, तो 12 जनवरी के बाद आप कभी भी जीएसटीआर 1 फाइल करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जनवरी मंथ खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। क्लियर, तो करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 आप तभी फाइल कर पाएंगे जब करंट टैक्स पीरियड खत्म हो गया उसके बाद, पर उसके दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, आपका बिजनेस बंद हो गया। सेकंड, आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है मालिक, चलिए सरकार, ये हमने जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग जितनी बातें थी सारी कर ली। आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल। आइए बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स, सेक्शन नंबर 39, रिटर्न्स अंडर जीएसटी। देखिए सर, रिटर्न्स अंडर जीएसटी सेक्शन नंबर 39। अच्छा, हमने ऑलरेडी बात करी हुई है क्या, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या था, हमने पढ़ लिया। फॉर्म नंबर जीएसटी 3B, ड्यू डेट क्या हमने बात कर ली बेटा। सर ध्यान देना, जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर जीएसटी होता है वही ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। क्लियर सर। अब सर यहां पे मंथली बेस पे जीएसटी 3B फाइल करना पड़ता है। इन फॉर्म नंबर जीएसटी 3B आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है मंथली बेस पे, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट बेटा। पर आप चाहे तो क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हो। अब वो क्यूआरएमपी स्कीम को डिटेल में यहां मैंने अलॉन्ग विद द सर्कुलर अलॉन्ग विद द रूल्स यहां प्रिस्क्राइब करके समझा रखा है। आइए बच्चों, वो क्यूआरएमपी स्कीम क्या कहता है। एक्सरसाइजिंग फॉर क्यूआर स्कीम। सर सबसे पहली बात, सर ध्यान देना बेटा। अच्छा एक बात और, अगेन अगर क्यूआरएमपी स्कीम को आपने ध्यान से सुंदरता से एक ही फ्लो में समझ लिया तो पूरा ही सिस्टम यहां फिट हो जाएगा, वरना इसको लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ेंगे डायरेक्ट तो उससे एक बार कनेक्टिविटी बैठने में बहुत दिक्कत आती है बेटा। ओके, सो बी फोकस हियर ओनली बेटा। बुक्स में ध्यान मत रखना आप, मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान देना आप, आपको पूरा स्कीम में कनेक्ट कर दूंगा, उसके बाद आप बुक से पढ़ना, कोई तकलीफ नहीं आएगी।
ओके मालिक, ध्यान देना बेटा। सर क्यूआरएमपी स्कीम, सबसे पहली बात, जिनका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹5 CR, वही करंट ईयर में क्यूआरएमपी स्कीम के लिए एलिजिबल है। ठीक है। दूसरी बात, जैसा हमने कंपोजिशन स्कीम में पढ़ा था कि अगर स्कीम लेना है तो सर ईयर बिगनिंग से पहले लेना पड़ेगा, सो दैट आप 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम में आ पाओ। सर मिड ऑफ द फाइनेंशियल में आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, ऐसा यहां पे। ठीक है, यहां पे मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आपको क्यूआरएमपी स्कीम में आना है आप आ सकते हो। मिड ऑफ द फाइनेंशियल में भी आपको क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर निकलना है आप निकल सकते हो, पर ये जो भी होना है वो चेंज ऑफ द क्वार्टर पे होना है। क्वार्टर के बीच में कंपोजिशन से बाहर, सॉरी क्वार्टर के बीच में क्यूआरएमपी से बाहर, क्वार्टर के बीच में क्यूआरएमपी स्कीम आना, ऐसा नहीं होता बेटा। ओके, क्वार्टर का मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड लास्ट। सर सरकार सुनना, अब मालिक मान लो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹5 CR, 5 करोड़ या उससे कम था। नाउ इन द करंट फाइनेंशियल यू वांट टू ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम, तो आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके ये स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी। अब ऑप्ट जो करना है जरूरी नहीं कि आप अप्रैल से करें, आप चाहे कि सर मेरे को तो जुलाई अप्रैल मई जून वाला जो क्वार्टर था उसमें तो आपने मंथली ही जीएसटी 1 फाइल किया, मंथली ही 3B फाइल किया बेटा, क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ली। आपको जुलाई टू सितंबर वाले क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम लेना है साहब, जुलाई टू सितंबर वाले क्वार्टर के लिए आपको क्या लेना है, क्यूआरएमपी स्कीम। वैसे केस में आपको अगर अप्लाई करना है क्यूआरएमपी स्कीम के लिए तो सर आप 31 जुलाई या उससे पहले पहले अप्लाई कर देना कि मेरे को क्यूआरएमपी स्कीम चाहिए। मतलब जिस क्वार्टर से आपको क्यूआरएमपी स्कीम में आना है तो वो क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है वो फर्स्ट मंथ खत्म होने से पहले पहले आप अप्लाई कर देना कि मेरे को क्यूआरएमपी स्कीम में आना है। अब मान लो 31 जुलाई निकल गया, उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो क्यूआरएमपी स्कीम के लिए तो आप आ तो पाएंगे क्यूआरएमपी स्कीम में, पर अगले क्वार्टर से आ पाएंगे, इस क्वार्टर में नहीं। मतलब 31 जुलाई या उससे पहले पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम में आ जाएंगे, पर अगर 31 जुलाई तक अप्लाई नहीं किया तो उसके बाद अगर अप्लाई किया तो अगले क्वार्टर से क्यूआरएमपी स्कीम में आएंगे। तो अगर यही बात करूं तो अप्रैल मंथ, अप्रैल मई जून, अगर आपने 30 अप्रैल या उससे पहले पहले अप्लाई कर दिया होता क्यूआरएमपी स्कीम के लिए 30 अप्रैल, तो आप अप्रैल मई जून क्वार्टर के लिए भी क्यूआरएमपी स्कीम में आ सकते थे, पर 30 अप्रैल निकल गया। फिर 1 मई या उसके बाद अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम के लिए अप्लाई किया तो आप अगले क्वार्टर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगला क्वार्टर मतलब जुलाई अगस्त सितंबर। तो अगर देखा जाए इसका मतलब ये हो गया कि किसी पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए अगर आपको क्यूआरएमपी स्कीम में आना है, जैसे इसी एग्जांपल में जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम में आना है तो 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो टू ऑप्ट इन फॉर द क्यूआरएमपी स्कीम। है ना भाई, समझे मेरी बात? डन। तो सर सेम वे इसको मैं लैंग्वेज फॉर्म में बोलूं तो लैंग्वेज फॉर्म में टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। सर प्रीवियस क्वार्टर, जैसे जिस क्वार्टर में आपको क्यूआरएमपी स्कीम आना है, अगर आपको आना है तो उसका प्रीवियस क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, उसका सेकंड मंथ मतलब मई महीना, उसकी 1 तारीख मतलब 1 मई, है ना, फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रेसिडिंग क्वार्टर से लेकर करंट क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है जुलाई उसकी लास्ट डे तक आपको क्यूआरएमपी स्कीम में आना है। तो आप इस टाइम पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये कुल मिला के सर जुलाई अगस्त सितंबर के लिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, 1 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, आप क्यूआरएमपी स्कीम आ जाओ। आया ना भाई, समझे मेरी बात? सर डन। ये लैंग्वेज याद करने बैठे ना बेटा दिमाग खराब हो जाता बेटा। ठीक है, अभी शायद आपको बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों, क्लियर? अब सर बात आती है क्या, अगर आपने एक बार क्यूआरएमपी स्कीम ले लिया तो इट विल कंटिन्यू, आपको हर महीने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत, हर क्वार्टर एक्सरसाइज करने की ऑप्शन नहीं, जरूरत नहीं है। ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आप विड्रॉ नहीं करते हो इस स्कीम से या खुद ये आपका टर्नओवर क्रॉस हो जाता है बेटा। अच्छा आप सुनना बेटा, अब मान लो किसी क्वार्टर में आपको बाहर निकलना है क्यूआरएमपी स्कीम से, तो मिड ऑफ द क्वार्टर में आप स्कीम से बाहर नहीं आ सकते। अगेन नेक्स्ट क्वार्टर से आप क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर आ पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वार्टर से अगर बाहर आना है तो उसके लिए यही सेम टाइम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट मंथ अगर खत्म हो गया तो क्यूआरएमपी स्कीम रहेगी बेटा। फिर सेकंड मंथ की फर्स्ट डे से लेकर सर जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसकी लास्ट डे तक आप अप्लाई कर सकते हो कि मेरे को अगले क्वार्टर से क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं आना है। प्लस एक बात और,
अगर आपको आपका किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए क्रॉस हो गया पूरे साल का मिला के बेटा, आई रिपीट, वापस से बोलता बेटा, सर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹5 करोड़, तो आप स्कीम के लिए एलिजिबल थे, स्कीम के लिए एलिजिबल थे तो आपने क्यूआरएमपी स्कीम ली। अब क्यूआरएमपी स्कीम लिया तो कब तक आप क्यूआरएमपी स्कीम में रह पाएंगे? जब तक आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस नहीं होता। अब अगर आपका टर्नओवर मान लो 15 दिसंबर को 5 करोड़ क्रॉस हो गया, तो जैसे कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, अगले दिन कंपोजिशन से बाहर, ऐसा नहीं होता यहाँ पे बेटा। यहाँ पे टैक्स तो गवर्नमेंट को पे हो रहा ना, देखो टैक्स के अमाउंट में कोई फर्क थोड़ा रहा है। कंपोजिशन स्कीम में क्या था बेटा, रेट ऑफ टैक्स 1% थी बेटा, जबकि नॉर्मल रेट 18% भले ही कुछ भी हो। यहाँ पे टैक्स के अमाउंट में कोई फायदा नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को, या नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए इमीडिएटली बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। यहां गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, अगर किसी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हो गया 5 करोड़ रुपए, तो जिस क्वार्टर में एक्सीड हुआ है उस क्वार्टर में तो वो क्यूआरएमपी स्कीम में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके अगले क्वार्टर से वो क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर हो जाएगा, आया ना भाई? क्लियर? इमीडिएटली बाहर नहीं होता है इसके अंदर बेटा के मालिक, डन। और सर ध्यान देना बच्चों, यहां पर क्यूआरएमपी स्कीम जो है दिस इज जीएसटी इनवाइज, मतलब मेरे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है तो जरूरी नहीं कि 10 के 10 में क्यूआरएमपी साथ में लूं, 10 के 10 में बाहर आऊं। किसी जीएसटी नंबर पे क्यूआरएमपी स्कीम लिया, किसी पे नॉर्मल स्कीम लिया, चलेगा भाई चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके मालिक, क्लियर, डन, क्लियर है बच्चों? ओके सर, नाउ पॉइंट कम्स, अगर कोई एसएससी है जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखा था बेटा, अब कंपोजिशन स्कीम लेने वाले को तो वैसे भी साल में एक बार जीएसटी 4 फाइल करना पड़ता है बेटा, ना जीएसटी 1 है ना 3B है। अब अगर वो मान लो वो एसएससी ड्यूरिंग एनी क्वार्टर कंपोजिशन से बाहर निकल जाता है बेटा, उसका टर्नओवर क्रॉस हो जाता है किसी भी कारण से कंपोजिशन से बाहर, एंड मिड ऑफ द फाइनेंशियल में वो अब कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलते ही क्यूआरएमपी स्कीम माना चाहता, तो वो आ सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर? डायरेक्ट कंपोजिशन से बाहर निकलते क्यूआरएमपी स्कीम लो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। या मिड ऑफ द फाइनेंशियल में उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन हुआ, इमीडिएटली उसने क्यूआरएमपी स्कीम लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ही कैन ऑप्ट फॉर द सेम। आइए बच्चों, नाउ सर अब अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम लिया है तो सर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कैसे फर्निश करोगे, जीएसटी 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी कैसे फर्निश करोगे, वैसे मैं बात आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं, यहां वापस रिपीट कर देता बेटा। सबसे पहली बात, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम अगर है तो सर रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करने ही करने हैं। सर आप जीएसटी 1 भी क्वार्टरली फाइल करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जीएसटी 1 भी क्वार्टरली ही फाइल करना है। ओके साहब, मतलब क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है तो जीएसटी 1 भी क्वार्टरली ही फाइल करना है। पर अब सर इसमें दिक्कत क्या है बेटा, कि अगर कोई एसएससी जीएसटी 1 क्वार्टरली फाइल करेगा तो रेसिपिएंट के जीएसटी 2B में भी क्रेडिट क्वार्टरली ही पहुंचेगी बेटा। अब मान लो जनवरी से मार्च मंथ है, आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो, तो जनवरी और फरवरी मंथ का जो जीएसटी 1 है वो तो आप फाइल करोगे नहीं बेटा, अब तो मार्च खत्म होगा तभी आप डायरेक्ट जीएसटी 1 फाइल करोगे पूरे क्वार्टर के लिए बेटा। तो जनवरी फरवरी में आपसे जिसने परचेज किया होगा उसके तो क्रेडिट मार्च महीना खत्म होगा फिर पहुंचेगी ना यार बेटा, मतलब मार्च महीने की जीएसटी 2B में पहुंचेगी बेटा वो तो, क्योंकि मार्च के बाद आप 3B फाइल करेंगे, अपना 2B फाइल करेंगे, जीएसटी 1 फाइल करेंगे बेटा। इसीलिए फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी, ऑप्शन दिया कि ऐसा एसएससी जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है वो चाहे तो फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ले सकता है। और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अगर उसने ली है तो फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए वो चाहे तो सर उस पर्टिकुलर मंथ में, जैसे जनवरी महीने में जितना भी आउटवर्ड सप्लाई हुआ है B2B सप्लाई वाला, सर उसके इनवॉइसेस जनवरी महीने में ही फर्निश कर दे, 13th ऑफ द फरवरी तक अगर फर्निश कर दिया तो रेसिपिएंट की जीएसटी 2B में जनवरी महीने के 2B में ही पहुंच जाएगा बेटा क्रेडिट। फरवरी महीने का 13 मार्च या उससे पहले पहले फर्निश कर दे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, तो सर इनवॉइसेस अगर फर्निश कर दी 13 मार्च या उससे पहले पहले तो इनवॉइसेस फरवरी महीने के ही 2B में पहुंच जाएंगे रेसिपिएंट के यहाँ बेटा, आया ना भाई? अच्छा ये ऑप्शनल है, नहीं फर्निश करने मत करे, डायरेक्ट जीएसटी 1 फाइल करेंगे तो फर्निश कर देना। अच्छा जो इनवॉइसेस जो इनवॉइसेस आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके फर्निश कर दिए उतने इनवॉइसेस आपको जीएसटी 1 में फर्निश करने की जरूरत नहीं है, रिपीट नहीं करना बेटा, रिमेनिंग इनवॉइसेस ही जीएसटी 1 में फर्निश करने हैं आपको बेटा, क्लियर? अच्छा किसी पर्टिकुलर मंथ का इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके आप इनवॉइसेस फर्निश करें तो मैक्सिमम 50 लाख तक की वैल्यू के इनवॉइसेस ही फर्निश कर सकते हो थ्रू जीएसटीआर, थ्रू इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी।
क्लियर सर? इफ द वैल्यू डज नॉट एक्सीड रुपीज 50,000 इन ईच मंथ, इन अ पर्टिकुलर मंथ, अगर आपका टैक्सेबल, इफ आपका डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज डज नॉट एक्सीड रुपीज 50 लाख, तो 50 लाख तक की वैल्यू तक के इनवॉइसेस आप फर्निश कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एक मंथ में यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अगर 50 लाख से ऊपर के आपके इनवॉइसेस है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन से इनवॉइसेस मेरे को करंट मंथ की इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके फर्निश करने हैं। बाकी इनवॉइस आप या तो नेक्स्ट मंथ में या जब जीएसटी 1 फाइल करेंगे तभी फर्निश करना बेटा। और मैक्सिमम इन अ पर्टिकुलर मंथ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके मैक्सिमम 50 लाख तक के बिल ही फर्निश कर सकते हो। पर हाँ सर, वैसे भी साल भर का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, वही लोग तो लेते हैं बेटा ये क्यूआरएमपी स्कीम, है ना। आपका टर्नओवर अगर क्रॉस कर रहा है, आपको लग रहा है बहुत बिजनेस हो रहा है, आपको लग रहा है मेरा तो सेम मंथ में जीएसटी 1 में रेसिपेंट के जीएसटी 2 में क्रेडिट पहुंचना चाहिए, तो क्यूआरएमपी स्कीम मत लो, मंथली स्कीम आ जाओ बेटा, है ना। क्लियर, डन। सरकार अब आता है क्या सर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में, सर आपने जो इनवॉइस फर्निश कर दी वो रिपीट करने की जरूरत नहीं, जीएसटी 1 फाइल करते वक्त बाकी की इनवॉइसेस ही फर्निश करने इन जीएसटी 1। अच्छा, अब ये रहा, further the following details of outward supplies of goods or service or both may be furnished using invoice furnishing facility। क्या क्या? invoice wise details of interstate as well as intrastate supplies made to registered persons, केवल B2B सप्लाई करना है, उन्हीं के इनवॉइस फर्निश करने ताकि उनके रेसिपेंट के जीएसटी 2 में क्रेडिट पहुंच पाए। B2C है तो डायरेक्ट जीएसटी 1 जब फाइल करेंगे तब कंसोलिडेटेड डेटा उस टाइम फर्निश कर देना। एंड डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स इफ एनी इश्यूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर सच इनवॉइसेस इश्यूड प्रीवियसली, तो जो B2B सप्लाईज है उनके जितने भी इनवॉइसेस वो एंड डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपको जो B2B आपने इशू किए हैं वो सब आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके फर्निश कर सकते हो। B2C का देयर इज नो सेंस इन फर्निशिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, रीजन बीइंग B2C में रेसिपेंट को क्रेडिट तो चाहिए नहीं बेटा, इसलिए डायरेक्ट जीएसटी 1 जब फाइल करेंगे तभी डायरेक्ट कंसोलिडेटेड डिटेल जो फाइल करते हो तो फाइल करना। ओके डन। ये तो हो गया क्या सर, आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है तो क्वार्टरली जीएसटी 1 फाइल करना है, साथ में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब आ रहा है क्या मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न, भाई रिटर्न क्वार्टरली फाइल करो, जीएसटी 1 क्वार्टरली फाइल करो, पर कस्टमर को पेमेंट गवर्नमेंट को पेमेंट मंथली बेस पे चाहिए सर। तो गवर्नमेंट जब स्कीम लेके आई थी बेटा ओरिजिनली, तब भी गवर्नमेंट ने क्या बोला था, हमारा रिटर्न हम मंथली फाइल करवाते हैं एसएससी से तो हमारे को टैक्स भी मंथली मिलता है। अगर हम क्वार्टरली रिटर्न वाला स्कीम ले आएंगे तो रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेंगे तो एसएससी को टैक्स तो मंथली पे करना पड़ेगा साहब, इसलिए स्कीम का नाम ही क्या रखा, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ताकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू लेट नहीं हो। तो मंथली पेमेंट का स्कीम क्या है, उसमें दो ऑप्शन दिए बेटा। फर्स्ट फिक्स्ड सम मेथड, क्या है मालिक, फिक्स सम मेथड, और सेकंड सेल्फ असेसमेंट मेथड, है ना मालिक। अब ये दोनों सिस्टम ऑफ पेमेंट क्या कहते हैं वो हम पढ़ते हैं, देखना ध्यान से। अब मालिक मंथली पेमेंट स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट क्यूआरएमपी, तो सर अब इसमें दोनों ऑप्शन कैसे चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको मंथली पेमेंट करना है तो मैं आपको सिंपल बताता हूं, सेल्फ असेसमेंट मेथड ले लो। आप चाहे तो पूरे महीने में आप एक्चुअल कैलकुलेट कर लो कितना आपका लायबिलिटी बनता है, कितना आपके पास आईटीसी है, नेट जो पेबल आता है वो पे कर दो, ये हो गया सेल्फ असेसमेंट मेथड। पर आपको लगता है साहब क्वार्टरली रिटर्न का हमको ऑप्शन दिया है तो हम सब गरीब लोग हैं, सब हम छोटे व्यापारी है साहब, गरीब तो नहीं है, छोटे व्यापारी साहब, हमसे अगर मंथली इतना कैलकुलेशन हो पाता तो हम क्यूआरएमपी स्कीम लेते ही क्यों, हम तो मंथली जीएसटी 1 फाइल कर देते हैं, मंथली 3B फाइल कर देते हैं, हमको तो हर महीने इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो गवर्नमेंट ने आपको एक फिक्स्ड सम का ऑप्शन दिया, फिक्स सम मेथड का ऑप्शन दिया। बोलते हैं क्या, आप हर महीने पूरी लायबिलिटी कैलकुलेट मत करो, तो क्या करे कि पिछला जो क्वार्टर था उसमें आपने अगर क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी थी तो पिछले क्वार्टर का आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आई थी साहब, पिछले क्वार्टर की टैक्स पेड इन कैश इन दी क्वार्टर जनवरी टू मार्च 21, जैसे जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए आपके प्रीवियस जो क्वार्टर था उसमें टैक्स लायबिलिटी थ्रू कैश लेजर कितनी थी, तो बोला क्या CGST, SGST, IGST और सेस इतनी लायबिलिटी थी। तो एक काम कर, कोई दिमाग मत लगा, टेंशन मत ले, एक्चुअल कैलकुलेशन मत कर, एक्चुअल कैलकुलेशन जब क्वार्टर खत्म होगा, जब जीएसटी 3B फाइल करेगा तब करके टैक्स पे कर देना। अभी क्या करो, फिक्स सम मेथड, सर डायरेक्ट उसका 35%,
है ना भाई। फिक्स सम मेथड कहता है क्या, पिछले क्वार्टर का जो टैक्स पेबल था इन कैश थ्रू कैश लेजर, उसका 35% आप फर्स्ट मंथ में एज वेल एज सेकेंड मंथ में कैश लेजर में डिपॉजिट कर देना। हाँ, हेड वाइज आप अमाउंट डिपॉजिट करिएगा बेटा। सीजीएसटी लायबिलिटी का 35%, एसजीएसटी का 35%, आईजीएसटी का 35% और सेस का 35% आप पे करना और मस्त रहना बेटा। पर सर मान लो मेरा तो करंट क्वार्टर इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम, पिछला क्वार्टर तो मेरा मंथली पेमेंट स्कीम था, तो ठीक है साहब पिछले क्वार्टर का लास्ट मंथ कौन सा था, जैसे करंट टैक्स पीरियड में मैंने सर अप्रैल मई जून क्यूआरएमपी स्कीम लाना चालू किया, तो ये क्वार्टर से पहले वाला मंथ कौन सा था, मार्च। तो मार्च महीने का जो कैश के थ्रू लायबिलिटी आया है आपका, उतना तो करंट मंथ में फर्स्ट टू मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए 100% ऑफ पिछला जो टैक्स आपका मंथ था सर, उतना कैश में अमाउंट डिपॉजिट कर देना, क्योंकि गवर्नमेंट एक एस्टिमेशन बेस पे आपके एडवांस में टैक्स ले रही बेटा। क्लियर, दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन ईच ऑफ द मंथ अप्रैल एंड मई। मान लो सर अप्रैल मई जून क्वार्टर के लिए आपने क्यूआरएमपी स्कीम लिया, मार्च वाले क्वार्टर में आपके पास क्यूआरएमपी स्कीम नहीं था, तो मार्च मंथ में जो लायबिलिटी थी वो 1 महीने की लायबिलिटी थी बेटा। वो 1 महीने की लायबिलिटी कौन से हेड में कितनी पे करी थ्रू कैश लेजर, उतना तुम अप्रैल में भी पे कर दो, उतना आप मई में भी पे कर दो, बात खत्म बेटा। फिर जब क्वार्टर खत्म होगा तब एक्चुअली आप जीएसटी 3B फाइल करेंगे, जब जीएसटी 3B फाइल करेंगे तब एक्चुअल आपकी लायबिलिटी निकलेगी, उसमें देख लेना आपने ऑलरेडी कैश में कितना अमाउंट जमा करा दिया आपने बेटा, वो आपका ई वॉलेट है बेटा, उसमें अमाउंट ऑलरेडी डिपॉजिट कर रखा है, रिमेनिंग कितना पे करना, बात खत्म बेटा। क्लियर, डन। और हाँ वापस बोलता बेटा मैं, अगर पिछला क्वार्टर आपका क्यूआरएमपी स्कीम में था, करंट क्वार्टर भी क्यूआरएमपी स्कीम में, तो आप चाहे तो पिछले क्वार्टर का जो आपने कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे किया, क्योंकि वो मंथली बेसिस पे नहीं था, वो पूरे 3 महीने का था, तो उसका 1/3 एक तरह से 33% होता है, तो राउंड ऑफ करके 35% कर दिया गवर्नमेंट ने, तो उसका रेस्पेक्टिव 35% आप ले लेना, ये फिक्स सम मेथड हो गया, बात खत्म। और आप चाहो नहीं मेरे को तो फिक्स सम मेथड नहीं लेना है, मेरे को तो सेल्फ असेसमेंट मेथड लेना है, तो आप सेल्फ असेसमेंट मेथड फॉलो करना और उसके थ्रू जो टैक्स बनता है वो एक्चुअली निकाल के टैक्स पे करना, बात खत्म बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात। और टैक्स पे करने के लिए फॉर्म नंबर क्या है, फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमटी 06 इज द फॉर्म नंबर जिसके थ्रू आप टैक्स पे कर सकते हो, भले आपने फिक्स सम मेथड लिया या आपने सेल्फ असेसमेंट मेथड लिया। फॉर्म फॉर मेकिंग पेमेंट इज फॉर्म नंबर जीएसटी पीएमटी 06। क्लियर। और हाँ सर फिक्स सम मेथड लेना है या सेल्फ असेसमेंट मेथड लेना है, ये आपकी चॉइस है, जो बेनिफिशियल वो ऑप्शन आप लीजिए। इनफैक्ट मैंने फर्स्ट मंथ में फिक्स सम मेथड लिया, सेकंड मंथ में सेल्फ असेसमेंट मेथड लेना चाहता हूं, ले। assessee can opt for either of the 2 payment options methods in any of the 2 month of the quarter बेटा, उसकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस एक फैसिलिटी और दी बेटा, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश या क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी एडिक्वेट बैलेंस है, मतलब आपने ऑलरेडी कैश लेजर में एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करा रखा था पहले से ही, या क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी सफिशिएंट बैलेंस है कि आपकी लायबिलिटी पे करने के लिए बहुत ऐसा भी है, तो आप करंट मंथ में आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई 35% या कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस था इन दी कैश लेजर या क्रेडिट लेजर, नो नीड टू पे एनी अमाउंट यूजिंग दिस मेथड। समझे, मतलब गवर्नमेंट ने पूरा दिल खोल के फैसिलिटी दी आपको कि हमको एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए साहब। समझे मेरी बात, बहुत क्लियर दिल से बात करी इन्होंने कि आपकी जो इच्छा हो सर वो ऑप्शन लीजिए, और आपको लगता है कि सफिशिएंट बैलेंस ऑलरेडी है तो मत जमा कराइए। पर हाँ, जो आपने ये मेथड यूज करके सर जो आपने फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ में जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट किया है इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसका हम आपको रिफंड नहीं देंगे जब तक कि आपका उस क्वार्टर का जीएसटी 3B फाइल नहीं हो जाए। मतलब जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देते तब तक हम आपको कैश लेजर का रिफंड नहीं देंगे उतने अमाउंट का जो आपने फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द टैक्स लायबिलिटी पे कराई है बेटा, क्योंकि हमने एक तरह से एस्टिमेटेड लायबिलिटी कैश लेजर के थ्रू पे करी ना यार। अब पे करके अगले दिन रिफंड ले लो, पे करके अगले दिन रिफंड ले लो, ये कहाँ का इंसाफ यार, सरकार को लॉस हो जाएगा ना यार। इसलिए बोल दिया क्या सर आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर जो भी ऑप्शन लेके आपने टैक्स जमा कराया है कैश लेजर में उसका हम रिफंड नहीं देंगे जब तक कि आप उसमें उस क्वार्टर का जीएसटी सॉरी उस क्वार्टर का जब तक आप जीएसटी 3B फाइल नहीं करते तब तक हम आपको उस क्वार्टर का जब तक आप जीएसटी 3B फाइल नहीं करते तब तक पूरा टैक्स पे नहीं करते तब तक हम आपको कैश लेजर का रिफंड नहीं देंगे उस अमाउंट का जो आपने
जमा कराया ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। सरकार ये पॉइंट खत्म होता है अब। हाँ है ना भाई, ये रिफंड वाली कहानी यहां लिखी थी बेटा। ओके सर, अब बात आती है क्या, अब मालिक बात आती है किसकी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट की। देखो सर, व्हाट डू मीन बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर लेट पेमेंट किया तो इंटरेस्ट, नहीं लेट पेमेंट किया तो नो इंटरेस्ट, कम पेमेंट किया तो इंटरेस्ट। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये सर, आपने फिक्स सम मेथड लिया या सेल्फ असेस मेथड लिया, कोई भी मेथड लो, ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट इज 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब जनवरी महीने का पेमेंट आपको करना पड़ता है 25 फरवरी या उससे पहले पहले। मेथड कोई भी लो यार, पेमेंट करना मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश में अमाउंट डिपॉजिट करना है। कब तक करना है, 25 फरवरी, जनवरी महीने का 25, फरवरी महीने का 25, फिर मार्च मंथ जब खत्म होगा तब क्यूआरएमपी स्कीम है। तो क्वार्टरली फाइल करने का, रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या है, कुछ स्टेटमेंट 22, स्टेटमेंट 24, तो रेस्पेक्टिव ड्यू डेट है, जो रेस्पेक्टिव ड्यू डेट है पेमेंट की वही रेस्पेक्टिव रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट रहेगी बेटा, और वही पेमेंट की ड्यू डेट हो जाएगी बच्चा उसमें। हाँ है ना भाई, तो सर सुनना, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए ड्यू डेट क्या बेटा, 25, ठीक है। तो सर 25 तारीख तक अब आपने फिक्स मेथड लिया या सेल्फ असेस मेथड लिया, जो भी मेथड लिया उसके अकॉर्डिंग अगर टैक्स पे कर दिया तो नो इंटरेस्ट। उसके बाद अगर पे किया तो यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। कब से बेटा, 26 से। कब तक, जब तक आप पे नहीं करते तब तक का इंटरेस्ट 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर फिक्स सम मेथड लिया है, चलो फिक्स सम मेथड लिया है और आपने जनवरी महीने का लायबिलिटी 35% के हिसाब से ₹35 होता है, जैसे पिछले क्वार्टर का आपका टैक्स पे किया था थ्रू कैश लेजर कितना, सो उसका कैलकुलेशन करें 35% तो आता है कितना, ₹35 आता है। वो ₹35 आपने ड्यू डेट उससे पहले पहले पे कर दिया, नो इंटरेस्ट। ₹35 लेट पे किया तो ₹35 पे इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है सर, वो कोई बात नहीं। पर सर पॉइंट आता है क्या, जनवरी महीने का आपने एस्टिमेशन के थ्रू क्यूआरएमपी स्कीम यूज करके, फिक्स सम मेथड यूज करके आपने ₹35 टैक्स पे किया, जबकि एक्चुअली जब क्वार्टर खत्म हुआ आपने एक्चुअल कैलकुलेशन किया होगा और जनवरी महीने का एक्चुअल लायबिलिटी था ₹42, सपोज कितना मालिक, 42, और आपने एक्चुअली जनवरी महीने का लायबिलिटी पे कितना किया बेटा, 35। क्लियर, ये कैसे पे किया, गवर्नमेंट ने बताया था ऑप्शन ₹35 पे करने का, फिक्स सम मेथड के थ्रू, हमने तो उसके थ्रू पे किया, जैसे कि इसमें नो इंटरेस्ट इज पेएबल, जीरो इंटरेस्ट इज पेएबल। क्लियर, पर यही अगर आपने सेल्फ असेस मेथड लिया होता और सेल्फ असेसमेंट में आपने कहा था कि हमारी जो एक्चुअल लायबिलिटी होगी वो हम पे करेंगे, एक्चुअल आईटीसी कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल लायबिलिटी देखेंगे, नेट टैक्स पे करेंगे, पर क्वार्टर खत्म होने के बाद जब जनवरी महीने का हमने एक्चुअल लायबिलिटी देखा वो था कितना, 42, जबकि आपने पे कितना किया होता, सर मान लो आपने एक्चुअल लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त पे कितना किया, 35 ही पे किया था यूजिंग द सेल्फ असेसमेंट मेथड, जबकि पे कितना करना था भाई साहब, 42। तो अभी ₹7 जो आपका डिफरेंस अमाउंट बनता है ये आपने शॉर्ट पे किया है, ये मानेंगे कि आपने जानबूझ के लेट पे किया, जबकि एक्चुअली बनता था 42 और सेल्फ असेस करके आपने 35 ही पे किया। तो ₹7 पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, जिस दिन हमने पे किया वहां से लेके जब आप ये 7 अमाउंट डिफरेंस अमाउंट पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट। जो शॉर्ट पे किया और पे कितना करना था बेटा आपको, 42, पे कितना किया, 35, ₹7 पे इंटरेस्ट, कब से, जब ड्यू डेट थी वो दिन, जैसे 25 तारीख ऑफ द नेक्स्ट डे या एक्चुअल डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, अर्लियर से लेके जब आप पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट कितने पे, ₹7 पे 18% पर एनम बेटा। आया ना भाई, पर यही 35 आपने पे किया था यूजिंग फिक्स मेथड, नो इंटरेस्ट इज पेएबल इन दिस केस सर, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया उस मेथड से हमने पे किया, चलेगा, इसलिए तो आपको ऑप्शन दिया कि जो बेनिफिशियल ऑप्शन है वो आप लीजिए, पर अगर आपने जो ऑप्शन लिया है उसमें शॉर्ट पे किया तो दिक्कत, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हाँ, फिक्स मेथड ये पे हो जाना चाहिए कब तक, 25 ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक बेटा, नहीं पे किया तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% बेटा। है ना भाई, सेल्फ असेस मेथड लिया है तो एक्चुअल लायबिलिटी जो बनती है उतना आपको निकालना पड़ेगा, और निकालना जो है आपने वो आपने पे कर दिया, ठीक है, उससे कम पे किया तो इंटरेस्ट। है ना भाई, ये मैंने इलस्ट्रेशन दे रखा है, इसमें वही ₹35, ₹42,
₹35। हाँ है ना भाई, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा भी रखा है मैंने आपको। ओके मालिक, चलिए सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फी, अगर रिटर्न लेट फाइल करते हैं या जीएसटी 1 लेट फाइल करते हैं तो लेट फी एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज लेट फी एप्लीकेबल नहीं होती है। लेट फी कितना है हम आगे बात करेंगे। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर में क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर में टैक्स पे करने में लेट हुए, टैक्स तो इंटरेस्ट लगता है, लेट फी नहीं लगती। फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ऑप्शनल है, नहीं फाइल करी मत करो बेटा, कोई लेट फी नहीं लगता बेटा। जीएसटी 1 लेट फाइल किया है, 3 भी लेट फाइल किया तो रिटर्न लेट फाइल करने के लिए लेट फाइलिंग फी लगती है, जो हम आगे पढ़ेंगे कितने लगती है। ओके चलिए, अब सर रिटर्न फाइल हो गया, भले आपने क्यूआरएमपी स्कीम, अच्छा पहली बात तो क्यूआरएमपी स्कीम खत्म, आई होप पूरा समझ में आया बेटा आपको। अब आपने क्यूआरएमपी स्कीम लिया या नॉर्मल रिटर्न था, मंथली रिटर्न था, क्वार्टरली था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर रिटर्न फाइल करने में गलती हो गई तो सर जैसे जीएसटी 1 फाइल किया, फिर उसका 3B भी फाइल कर दिया, फिर 3B फाइल करने के बाद पता पड़ा कि जीएसटी 1 में गलती हो गई थी, ऐसे केस में जिस मंथ में आपको पता पड़ा कि गलती हो गई थी, उस मंथ का जब जीएसटी 1 आप फाइल करेंगे तब सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का, सर जब आप जीएसटी 1 या रिटर्न फाइल कर रहे हो उसमें जब मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई तब उसमें अमेंडमेंट ऑफ प्रायर पीरियड वाला आइटम जो आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला जो एक कॉलम आता है, उसमें आप मिस्टेक को रेक्टिफाई करके फर्निश कर सकते हो। पर अगर कभी भी सर स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन या एनफोर्समेंट एक्टिविटी जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने रन करी उसके बाद आपको मिस्टेक पता पड़ी तो वो मिस्टेक नहीं कहलाएगी। ऐसे केस में डिपार्टमेंट सेक्शन नंबर 73, 74 फॉलो करेगा, वहां पर रेक्टिफिकेशन मिस्टेक का ऑप्शन नहीं अलाउ करेगा। क्लियर? नॉर्मली आपको गलती आइडेंटिफाई हो गई या ऑफिसर ने नॉर्मल कोर्स में इंस्पेक्शन टाइम बताया, नॉर्मल वेरिफिकेशन टाइम बताया, तो सर चलेगा, वहां रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। पर ऑडिट, इंस्पेक्शन, एनफोर्समेंट एक्टिविटी, स्क्रूटनी, इनके टाइम पे मिस्टेक पता पड़ी तो रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं है। अब रेक्टिफिकेशन अगर अलाउड है, आपको करना है रेक्टिफिकेशन, तो कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो रिटर्न था या जीएसटी 1 था, वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक आप मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो, उसके बाद मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं हो सकती। के चलिए सर, अब अगला पॉइंट, अगर पूरे महीने में कोई सप्लाई नहीं है, पूरे टैक्स पीरियड में कोई सप्लाई नहीं है, किसी भी कॉलम में कोई एंट्री नहीं है, उसको बोलते हैं नील रिटर्न। रूल नंबर 67A क्या बोलता है? किसी भी कॉलम में कोई भी एंट्री नहीं है, एक्सप्लेनेशन देगा बेटा, किसी भी कॉलम में किसी भी टेबल में कोई एंट्री नहीं है, उसको बोलते हैं क्या? नील रिटर्न। और सर अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो भी नील रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा, भले वो नील जीएसटी 1 हो, नील जीएसटी 3B हो, या नील जीएसटी 4 हो, या नील जीएसटी CMP 08 हो, आए ना सर? ये सारे आपको फाइल करने पड़ेंगे सर। पर ध्यान देना बेटा, एक शॉर्ट एसएमएस के थ्रू, क्या बोला मालिक? एक शॉर्ट एसएमएस के थ्रू बाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओटीपी बेस्ड आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और शॉर्ट एसएमएस के थ्रू भी नील रिटर्न फाइल हो सकता है। पर नील रिटर्न का मतलब ये नहीं होता है कि लायबिलिटी नील हो बेटा। जैसे 10 लाख की लायबिलिटी आपकी और 10 लाख का आईटीसी है, तो नेट पेबल कितना है? नील। इसका मतलब नील रिटर्न नहीं है। इसका मतलब तो 10 लाख की लायबिलिटी थी और 10 लाख आपने पे किया थ्रू क्रेडिट लेजर, इट इज नॉट नील रिटर्न। नील रिटर्न मतलब किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम में कोई एंट्री नहीं है, उसको बोलते हैं नील रिटर्न बेटा। दिस इज नॉट नील रिटर्न। ओके मालिक, डन। सर आइए बेटा, क्या बोल दिया, क्या किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का रिटर्न तभी पॉसिबल है जब प्रीवियस टैक्स पीरियड का आपने रिटर्न फाइल कर रखे हो। प्रीवियस पीरियड का टैक्स पीरियड बाकी, प्रीवियस टैक्स पीरियड का रिटर्न बाकी है, तो करंट टैक्स पीरियड का ना तो आप जीएसटी 1 फाइल कर पाएंगे, ना आप जीएसटी 3B फाइल कर पाएंगे। प्लस करंट टैक्स पीरियड का जीएसटी 1 फाइल नहीं किया तो भी करंट टैक्स पीरियड का जीएसटी 3B फाइल नहीं कर सकते। पढ़ लीजिए, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश अ रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड if the return for any of the previous tax periods or the details of outward supplies under section 37 for the said tax period have not been furnished by him except where the government allows। गवर्नमेंट अलाउ करते बात अलग है बेटा। बाकी जनवरी महीने की बात कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो जब तक आपने दिसंबर महीने का 3B फाइल नहीं की, प्लस जनवरी महीने का जीएसटी 1 फाइल नहीं किया, तब तक आप जनवरी महीने का जीएसटी 3B फाइल नहीं कर सकते। तो करंट टैक्स पीरियड का, टैक्स पीरियड मतलब वो पीरियड जिसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना होता है, उसको बोलते हैं टैक्स पीरियड। तो सर करंट टैक्स पीरियड का आपने जीएसटी 1 फाइल किया होना चाहिए, प्लस प्रीवियस टैक्स पीरियड का 3B फाइल किया होना चाहिए, तब जाके आप
करंट टैक्स पीरियड का 3B फाइल। क्लियर? लास्ट, आप रिटर्न लेट फाइल कर सकते हो बेटा, पर 3 साल हो गए आपने रिटर्न फाइल नहीं किए, भले वो GSTR 1 हो, 3B हो, GSTR 8 हो या 9 हो। क्लियर? 3 साल के बाद, 3 साल तक आपने ये फाइल नहीं किया तो आपका GSTR 1 या 3B या 8 या 9 जो भी है ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप फाइल नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट वेयर द गवर्नमेंट अलाउज द सेम। आया ना भाई? डन, कोई खास बात नहीं। क्लियर? इसी के साथ ही रिटर्न्स के भी कुछ पॉइंट थे वो खत्म होते हैं। अब स्पेशल रिटर्न जैसे कंपोजिशन स्कीम, एनुअल रिटर्न, इन सब के बारे में कुछ बात कहिए सर, पर यहां तक एक बार आप ब्रेक ले लीजिए, यहां तक आपके एंड पे रिवाइज कर लीजिए। ये प्रोसीजर पार्ट होता है, थोड़ा सा अपने को बोरिंग लगता है, मॉनिटर हो सकता है। क्लियर? चलिए यहां तक रिवाइज करिए, QRMP स्कीम को अच्छे से रिवाइज करना बेटा, बहुत अच्छे से हमारा कवरेज मस्त वाला हुआ है बेटा। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। क्लियर? अगले लेक्चर में रिटर्न्स अंडर GST के लिए बेटा। यहां तक भारत माता की जय, पर यहां तक आपके एंड पे रिवाइज करिए, दुआओं में जरूर याद रखना। एंड ये लेक्चर्स अगर आपके लिए यूजफुल हो रहे हो तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू लाइक एंड कमेंट में माहौल जबरदस्त शानदार, या जो भी आपको कमेंट लगे जरूर आप मैसेज में तक। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय। एंड सर दुआओं में याद जरूर रखना, मस्त होके पढ़ाई करना, वी ऑल आर विथ यू, कर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह होगा अगर आपने अभी। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू, बाय बाय।